रजिया सुल्तान के पतन के बाद इल्तुतमिश वंश के 3 उत्तराधिकारी दिल्ली के सिंहासन पर और बैठे। इनमें पहला था बहराम शाह, जिसका शासनकाल रहा 1240 से 1242 ईस्वी में। दूसरा अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल रहा 1242 से 1246 ईस्वी। और तीसरा नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। और नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात चालीसा दल जो इल्तुतमिश ने गठित किया था, उसी का एक सरदार तुर्क सरदार बलबन सिंहासन पर बैठा। सबसे पहले मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की बात करें तो उसका शासनकाल 2 वर्ष रहा, 1240 से 1242। यह जो था इल्तुतमिश का पुत्र था और इसे तुर्क मलिकों और अमीरों ने रजिया के पतन के पश्चात गद्दी पर बिठाया। ये जो है तुर्क अमीरों के समर्थन से गद्दी पर बैठा था और तुर्क अमीर जो हैं वो स्वयं सुल्तान की शक्ति पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहराम शाह को नाम मात्र के सुल्तान के तौर पर गद्दी पर बिठाया और रजिया की हत्या भी अमीरों के षड्यंत्र के दौरान ही हुई। सुल्तान की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुर्क अमीर जो थे उन्होंने नायब ए मुमालिकत नाम से एक नए पद का सृजन किया और नायब ए मुमालिकत पद पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतिगिन को बिठाया गया। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किस सुल्तान के समय में किया? देन आंसर विल बी मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। नायब ए मुमालिकत पद वजीर से भी उच्च था। ये वजीर और सुल्तान के पद के बीच में एक नया पद सृजित किया गया और इसके द्वारा सुल्तान की लगभग समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है वो स्वयं किया जाता था। इस प्रकार सुल्तान जो है सिर्फ अमीरों के हाथों में खेलने वाली कठपुतली बनकर रह गया। बहराम शाह के समय में 1241 में ताहिर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण भी भारत पर हुआ और मुल्तान पर जो है उनका अधिकार भी हुआ। इसके पश्चात बहराम शाह जो है वो कठपुतली शासक बने नहीं रहना चाहता था और इसीलिए उसने तुर्क अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी किया और इसीलिए उसने इख्तियारुद्दीन एतिगिन की हत्या करवा दी और इसके बाद अमीर हाजिब के पद पर जो अमीर था बदरुद्दीन सुनकर, उसके द्वारा नायब की समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा। उसके नियंत्रण से भी परेशान होकर बहराम शाह ने अपने वजीर से मिलकर बदरुद्दीन सुनकर की भी हत्या करवा दी। उच्च तुर्क अमीरों की बहराम शाह के द्वारा या सुल्तान के द्वारा जब हत्याएं करवाई जाने लगी उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो जो तुर्क अमीर थे वो इससे भयभीत हो गए और उन्होंने उलेमा वर्ग के साथ मिलकर सुल्तान का विरोध किया। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और 1242 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी गई। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीर जो थे उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया। इसे गद्दी पर बिठाने में भी तुर्क अमीरों विशेषकर इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी, जिसका दूसरा नाम चालीसा दल भी है, के सरदारों के द्वारा समर्थन दिया गया और गद्दी पर बिठाया गया। ये सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो रजिया से पहले कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था, उसका पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके समय में भी सत्ता जो है तुर्की सरदारों के हाथों में रही। चालीसा जो दल था उसके सरदारों ने सिंहासन की अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन सबको अपने आपस में वितरित कर लिया और उन पदों पर आसीन हो गए। इस प्रकार सुल्तान जो है सिर्फ वापस से नाम मात्र का रह गया। नायब का पद जो है अभी भी बना रहा और इस पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया गया। बलबन को इसी समय अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया और यहीं से बलबन की शक्ति के उत्थान का दौर जो है वो शुरू होता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बंगाल, मुल्तान और उच्च के जो क्षेत्र थे वो दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल गए और स्वतंत्र हो गए। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1245 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में
मंगोलों का मुल्तान पर आक्रमण हुआ। इस समय मुल्तान में सैफुद्दीन हसन करलग जो था उसके द्वारा अधिकार किया हुआ था। और मंगोलों के आक्रमण से एक फ़ायदा ये हुआ कि सैफुद्दीन हसन करलुग को मंगोलों ने वहाँ से निकाल दिया। और बाद में जब मंगोलों को ये खबर मिली कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो मुल्तान की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ रहा है, तो मंगोल भारत को छोड़कर या मुल्तान को छोड़ करके चले गए और दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान नहीं किया, दिल्ली की ओर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो भी अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, सुल्तान की शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करना चाहता था, प्रशासन में कुछ परिवर्तन करना चाहता था। और इसीलिए बलबन के नेतृत्व में नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ, इन तीनों ने मिलकर जो है इस सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया और उसे गद्दी से हटा दिया। और इसके स्थान पर अब नासिरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठा। नासिरुद्दीन महमूद ने अगले 20 वर्षों तक शासन किया और इसके समय में भी सुल्तान सिर्फ नाम मात्र का रहा और सुल्तान की जो शक्ति थी उसका संपूर्ण प्रयोग तुर्क अमीरों और विशेषकर बलबन के द्वारा किया गया, क्योंकि बलबन ने इसके सिंहासनारोहण में विशेष भूमिका जो है वो निभाई थी। बलबन ने सुल्तान पर अपना अधिकार करने के लिए या अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। और नासिरुद्दीन महमूद ने बदले में बलबन को नायब मुमालिकत के पद पर जो है आसीन कर दिया। बलबन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ने लगी, उसके द्वारा सुल्तान की समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी से अन्य तुर्क अमीर जो थे वो इसके खिलाफ हो गए, इसके विरोध में उन्होंने सुल्तान के साथ षड्यंत्र किया और सुल्तान ने बलबन को अपने पद से हटा दिया और उसे हांसी की जागीर जो है वो प्रदान कर दी। बलबन को दिल्ली से निर्वासित कर दिया गया और बलबन के स्थान पर एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान को पदस्थापित कर दिया गया। इमादुद्दीन रेहान क्योंकि भारतीय मुसलमान था इसलिए तुर्क अमीर जो है उसके खिलाफ हो गए और बलबन ने इसका फ़ायदा उठाया और अगले ही साल 1253 में उसे पद से हटाया गया था और 1254 ईस्वी में पुनः बलबन जो था उसने इमादुद्दीन रेहान की हत्या करवा दी और स्वयं नासिरुद्दीन जो था उसने समय को पहचाना और पुनः बलबन को नायब के पद पर आसीन करवा दिया। दो मत हैं, एक मत है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था उसने स्वयं की संपूर्ण शक्तियों को तुर्क अमीरों को प्रदान कर दिया या बिल्कुल आत्मसमर्पण जैसा हाल था उसका। लेकिन एक डॉक्टर पी सरन है, उनके अनुसार नासिरुद्दीन महमूद जो था वास्तविक रूप से शासन करना चाहता था और इसीलिए उसने बलबन को पदच्युत किया और उसके स्थान पर इमादुद्दीन रेहान को जो है अपना नायब बनाया। लेकिन बहुत समय तक वो तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सका इस निर्णय पर और इसलिए पुनः बलबन को उसे नायब बनाना पड़ा। नासिरुद्दीन के काल में भी मंगोलों का भारत पर कई बार आक्रमण हुआ, मुल्तान और लाहौर वाले क्षेत्र में, और बलबन के द्वारा उनका डट कर के मुकाबला किया गया। इस प्रकार नासिरुद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण जो हैं वो निरंतर भारत पर होते रहे। बलबन ने नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही बंगाल, दोआब और मेवात के हिंदू विद्रोही सरदारों का भी दमन किया। बलबन ने नासिरुद्दीन के समय में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और साथ ही ग्वालियर के खिलाफ जो अभियान भेजा गया उसका नेतृत्व भी किया। इसके बाद 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के देहावसान के बाद बलबन स्वयं जो तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य था, चालीसा दल का एक सदस्य था, स्वयं सिंहासनारोहण उसने किया और सुल्तान बन गया। इस प्रकार से एक वो दौर जो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात शुरू हुआ था, जिसमें अमीरों और सुल्तानों के बीच सत्ता और शक्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उस पर बलबन ने जो है रोक लगाई, क्योंकि बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी जो दल था उसके विभिन्न सरदार अमीर जो थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया। कुछ की हत्याएं करवा दी गई, कुछ को दूरस्थ नियुक्त कर दिया, कुछ को उत्तर पश्चिमोत्तर सीमांतर प्रांतों में भेज दिया गया और कुछ को कठोर सजाएं मामूली अपराधों के लिए दे करके उनकी
मानहानि की गई और इस प्रकार से जितने भी चालीसा दल के सरदार थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया, उनका दमन किया गया।